जीटीवी में मुजाहिद बलवी आपको इस्लामाबाद स्टूडियो से खुशामदीद करता है। और यकीनन इस्लामाबाद में रहकर इस बात का एहसास हो रहा है कि पाक भारत कशीदगी इस नहज पर पहुंच गई है कि बिलाखिर बहरहाल हमारे तर्जुमान हुकूमत तारड़ साहब को, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को रात के कोई पहले पहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और वीडियो कॉल करनी पड़ी। और वीडियो पैगाम के ज़रिए उन्होंने ये कहा कि इस बात के इम्कानात बढ़ गए हैं, बल्कि उन्होंने जो अल्फाज अदा किए उससे तो ये लगा कि आइंदा 24 से 36 घंटे के दौरान भारत की तरफ से कोई बड़ी जारहाना यानी जंगी कार्रवाई हो सकती है। अब आप देख लें कि तकरीबन उसमें 16, 17, 18 घंटे तो गुजर चुके हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ख़ास तौर पर झड़पों का हल्की फुल्की सिलसिला जारी है। दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि उन्होंने ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है अपने फौज को। और वैसे तो जो दिफाई तजज़िया निगार हैं या दिफा पे को फॉलो करते हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पस मंज़र में, कि उन्हें इल्म होता है कि दोनों तरफ की यानी किसी भी मुल्क की फ़ौज के हर वक्त तैयार रहती है। और ख़ास तौर पर हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ एक जंगों की एक तवील तारीख़ है, हमने देखा 1948 में किस तरीके से भारत ने दरअंदाज़ी करके आज़ाद कश्मीर को, हमारे कश्मीर को मकबूजा बनाया। फिर खैर वो जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन को पर भी उन्होंने किस तरह कब्ज़ा किया। उसके बाद 65 की जंग वो भी हमारे सामने है। उससे ज़्यादा 71 की जंग भी हमारे सामने है जिसने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। और लोगों का ख्याल था कि ये पाकिस्तान शायद उस तरह सर्वाइव न कर सके, लेकिन बहरहाल उस वक्त के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह को क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा किया। जंगी कैदी ही नहीं भिजवाए, बल्कि एक बड़ा शिमला एकॉर्ड जिसके बारे में कहा गया कि जनाब इसमें इंदिरा गांधी जैसी जवाहरलाल की बेटी हार गई, भुट्टो जीत गए, जंगी कैदी वापस आए, यहाँ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई और बहरहाल एक मजबूत पाकिस्तान आया। ठीक है, हमारे अंदरून मुल्क सियासी तब्दीलियाँ होती रहती हैं, कभी फ़ौजी कभी सिविल, उनमें शिकायतें भी रहती हैं, लेकिन ये हमारे इंटरनल मामलात हैं। और इस वक्त भी ऐसी फ़िज़ा है कि लोग ये समझते हैं कि भारत जो हमारा रवायती पड़ोसी दुश्मन मुल्क है उसके बारे में कतई दो राय नहीं हो सकती। मैं तो मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे, हमारी इनसे पुरानी न्याज़मंदी है। दुरानी साहब, जो माहौल है और ख़ास तौर पर आप भी इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर रहे हैं, जो बयान आया तारड़ साहब का, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, कि अगले 24 से 36 घंटे तक भारत से कोई जारहाना कार्रवाई हो सकती है, ये तो काफ़ी बड़ा बयान है। और यकीनन उन्होंने जब ये बयान दिया होगा तो ज़िम्मेदारों से कंसल्ट करके, बल्कि कमोबेश उन्हीं की ज़बान में ही कहा होगा ना दुरानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बयान तो मुजाहिद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आपसे बात हो रही है और इस प्रोग्राम के को कि ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें कि एक कौमी चैलेंज जिस वक्त हमारे सामने है, हम आपसे आपकी गुफ्तगू से मुस्तफीद हो रहे हैं। उनका बयान है, डेफिनेटली ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बयान है, ऑफिशियल बयान है, तो उसको हम डेफिनेटली इम्पोर्टेंस तो देंगे, ठीक है ना जी। और बहरहाल देखें, कौमें जो होती हैं और जंगी हालात के अंदर जो क़यादतें होती हैं वो तो तैयार ही होती हैं और उसकी तैयारी ही असल ताकत होती है। बयान से बड़ी ताकत तो वो तैयारी होती है जिसके लिए कौम तैयार होती है और जिसके लिए मुसल्लह अफवाज तैयार होते हैं। बाकी जो बयानात स्ट्रेटेजिक भी होते हैं, बयानात ज़रूरत के तहत भी होते हैं, बयानात बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदाराना भी बल्कि होते ये नहीं हैं, है दुरानी बयानात साहब गैर के ज़िम्मेदाराना जो भी। एक मीडिया यानी आप अब 10-20 साल पहले इस तरह नहीं था शायद। हाँ, फॉल ऑफ ढाका के वाक़ हम पास्ट में देखते हैं, एक सरकारी चैनल होता था और ये जो सोशल मीडिया नहीं था, इस तरह प्राइवेट चैनल नहीं थे, प्रिंट जो है वो 12 घंटे बाद आता था या 24 घंटे बाद आता था या सुबह के अखबार आते थे। एक इस वक्त मीडिया वार तो बड़ी अपने ज़ोरों पर है, उसने एक माहौल बना दिया है। मतलब बहरहाल जब ये हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बयान दिया तो हमारी खबर आई कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज को वो बड़ा शदीद धचका पहुंचा, ट्रेड को धचका पहुंचा।
और ओवरऑल आपको भी इल्म है कि सारे मुल्कों में हमारे जहाज़ जाते हैं, आते हैं, ट्रेड होता है, तो यानी ये एक बड़ी तेज़ी से एक ऐसा माहौल तो हो गया है कि खुदा ना करे कि वो नौबत आए कि जहाँ तसादुम की फ़ज़ा हो, उनका ज़्यादा नुकसान होगा या हमारा कम ज़्यादा होगा, इस पर तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आप समझते हैं कि भारत से दूर तक जाने की हो सकती है। लेकिन इस दौरान मुझे अगर दुरानी साहब इजाज़त दें तो ज़फ़र हिलाली साहब से बड़े सीनियर आपको पता है कि सफारतकार रहे हैं। हिलाली साहब, ये जो ख़ास तौर पर जो बयान आया हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, जिन्होंने ये तक कह दिया कि 24 से 36 घंटे में भारत कोई कार्रवाई कर सकता है, हिलाली साहब। हाँ, बस वो ये बता रहे थे कि उनका ख्याल क्या है। शायद हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है और ज्यादा देर भी लग सकता है, मगर एक चीज तो वाज़ेह है कि कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, और उस पे हमें अभी कंसंट्रेट करना पड़ेगा और ठीक ठाक से जवाब पे हमारा जवाबी कार्रवाई क्या होगा। और अगर हमने देखा कि उनका जिस किस्म की मैसिंग हो रही है तो फिर जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। मेरे ख्याल में हमें प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा। हमारे को जो थ्रेट, जैसा थ्रेट बढ़ता है वो डिक्टेट करेगा कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा या हम पहले क्या एक्शन लेंगे। जी दुरानी साहब, सुना हिलाली साहब, मैंने कहा माशाल्लाह बहुत सीनियर सफारतकार हैं, बड़े करीब रहे हैं, इनके वालिद साहब के ज़माने से ये देखते होंगे। तो जो हिलाली साहब कह रहे हैं वो तो काफ़ी सेंसिटिव चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं दुरानी साहब। मेरा तो ख्याल है जी कि हिलाली साहब का तजर्बा और इनकी जो मतलब फहम है उसको तो चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। और ये एक देखें जी, जहां तक प्रिएम्प्टिव का बात है, असल तो उसी की रिक्वायरमेंट है। अगर ये बयान एक प्रिएम्प्टिव मूव है कि पहले से बाखबर करना दुश्मन को कि हम बाखबर हैं, तब तो ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। अगर ये मुतला करने के लिए है तो फिर इसकी जरूरत नहीं होती। तो लेकिन बहरहाल अगर ये बयान है, हमें एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बयान सीरियसली लेना चाहिए। हम यही समझेंगे कि ना सिर्फ इसको प्रिएम्प्ट किया जाएगा बल्कि इसका जवाब भी दिया जाएगा। और मैंने इस वक्त भी मैं इंटीरियर उसमें हूँ, पंजाब में हूँ, बल्कि साउथ पंजाब में हूँ, जो सबसे बड़ा एक मुतवक्के उसका वो भी हो सकता है, निशाना भी हो सकता है। मैं यहाँ कहीं फियर नहीं देख रहा। पब्लिक इज फियरलेस और पब्लिक जो है वो मतलब इंडिया के किसी ऑफेंसिव के लिए किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं कर रही। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक कौमी ताकत जो है वो इस सारे मौके पे रेडिएट हुई है और आप लोगों ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया है और पूरे हमारे ठीक मीडिया ने है, भी दुनिया एक और बात भी है जज्बे। कि हिलाली साहब, पता नहीं इस वक्त मैं ये बात जिस पस मंज़र में कह रहा हूँ कि मैंने खुद जो इंदिरा गांधी की बायोग्राफी जिन्होंने लिखी, तो उन्होंने ये जो ठीक है दिसंबर में फॉल हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने आर्मी चीफ को बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हें पता है क्या हो रहा है उस बॉर्डर पे। तो उसने कहा हाँ जी, वो महाजरीन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और हमें बड़ा मुश्किलात हो रही हैं। और तो उसने कहा आर यू रेडी फॉर वॉर? तो उसने कहा जी कम अज़ कम 5-6 माह चाहिए। तो उसने कहा राइट, उसका इंदिरा गांधी ने उस जनरल को कहा कि तुम रिज़ाइन लिखो, तुम आर्मी चीफ हो, तुम्हें तो जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, तुम्हारा काम ये है, तुम्हें इसलिए कहा गया है। ये मैंने इसी पस मंज़र बताया कि बहरहाल हमारे मुल्कों के दरमियान आर्मी तो तैयार हर वक्त ही रहती है ना वॉर के लिए। हिलाली साहब देखिए, आप बात कर रहे हैं मैनिक शॉ का जी, जवाब जो जी। इंदिरा गांधी ने उसे जब कहा कि चढ़ जाओ ईस्ट पाकिस्तान पे, तो उसने कहा बिल्कुल नहीं चढ़ सकता जब तक मुझे कम से कम 9 महीने चाहिए अपने आप को रेडी करने के लिए। तो बहरहाल उसके बाद जो भी उसने कहा, आप सही कह रहे हैं। और उसके बाद वो 9 महीने ठहरी और जब 9 महीने पूरे हो गए तो उसको फिर जब उन्होंने कहा कि अब जाओ, वो तैयार था। अब ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है वो जल्द से जल्द जवाब बॉम्बिंग करना, जो भी करना चाहता है वो जल्द से जल्द करना चाहता है, इसलिए कि उनका एक पॉलिटिकल मोटिव है। उनका इतना ये नहीं है कि जंग करके फतह करें ये वो, उनका मोटिव ये है कि वोट लें। 2 दफे पहले इन्होंने इस तरीके से किया और कामयाबी से वोट लिया,
हिंदुस्तान की इलेक्ट्रेट जो उसकी गवर्नमेंट कहती है उनको बिलीव करते हैं। उन्होंने एक कौवा मारा, दो पेड़ को शहीद किया और उन्होंने कहा हम तो तबाह कर दिया टेररिस्ट को, 26 हम मार दिए या 30 पता नहीं कितने मारे, और तालिब थे और फिर इतने तालिब मारे या वही तालिब फिर टेररिस्ट बन गए। देखिए हिंदुस्तान का तो खेल सबको पता है। ये क्या चाहता है मोदी? इसको वोट्स चाहिए, इसको पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी चाहिए और यही करता है। 2 साल से कर दिया, हर 1 साल 1.5 साल पहले इलेक्शन से ये करता है। लास्ट टाइम भी किया था, बल्कि लास्ट टाइम बहुत ज्यादा वोट लिया था और बाद में लोग कहने लगे इसीलिए लिया था कि इसने ये किया। जौहर सलीमी साहब ने जान किया है, सिक्योरिटी खार जा रहे हैं। जौहर साहब, अभी हमारे ज़फ़र हिलाली साहब, मोहतरम दुरानी साहब से बात हो रही थी, कहते हैं कि मोदी इतना आगे चल गया है, आगे चला गया है, अपने इंटरनली जो अवाम हैं उन्हें कन्विंस कर चुका है और उनके ज़्यादा मोटिव जो हैं ख़ुद अपने मुल्क के अवाम होते हैं जब वो जंग का माहौल पैदा करते हैं। कि हिलाली साहब कहते हैं कि कुछ ना कुछ उसे करना पड़ेगा। सॉरी टू से दोनों एटमी ताकतें हैं, ये तो बड़ा ख़तरनाक होगा अगर कुछ हुआ। जौहर साहब जी बिल्कुल, देखें इन्होंने शुरू दिन से पहले दिन से ही अप्रैल 22 को सबसे पहले तो मीडिया लीक्स किए, क्योंकि आपने देखा कि उसके लिटरली कुछ मिनटों या घंटे के बाद ही उनके मीडिया में वो नाम आना शुरू हो गए और कुछ तस्वीरें भी आना, कुछ स्केचेस आना शुरू हो गए, तो क्वाइट क्लियरली इंटेलिजेंस लीक्स है। उसके बाद फिर एक उन्होंने जो है ना वॉर हिस्टीरिया मुल्क में जो है ना उसको बनाना शुरू कर दिया, उसका माहौल। और फिर हमने देखा कि वो वहाँ से जो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट, बहुत ही ज्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट इमर्ज हुई, जिसमें से वो सारी डिप्लोमेटिक की विड्रॉल्स और वो सारा PNG करार देना और बाकी चीजें तो होती हैं, लेकिन ये जो सिंतास मुआहदा है उससे जो उन्होंने कहा कि वो अब हम उसको कीपिंग इन अबेयंस। अब ये एक ऐसी चीज थी कि जिससे पहले जो हमारी तमाम जंगें भी हुई, ऑल आउट वॉर्स हुई, कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुए, किसी में भी नहीं हुआ, उससे कोई सच प्रेसिडेंट नहीं है। तो वो तो बड़ा क्लियर है। उसके बाद फिर उन्होंने उस वक्त से पूरी दुनिया में जाहिर है इन्होंने एक कैंपेन भी चलाई। वो खैर वो नैरेटिव जो है वो बयानिया इनका इतना फ्लाई नहीं किया, क्योंकि जाहिर है कि उसमें बहुत से अभी तो उसमें बहुत से होल्स थे और ये कि कोई ऐसा सबूत जो है ना वेरीफाइबल नहीं दे सके। जिससे उन्होंने जब ब्रीफिंग्स की वहाँ पे अपने 100 एम्बेसडर्स को बुला के फॉरेन ऑफिस में इंडिया के, तो उनमें से बहुत सारे एम्बेसडर्स ने बाद में मीडिया से शेयर किया जी कि उसमें तो वो ज्यादा बात करते हैं पास पैटर्न ये रहा है, पास पैटर्न ये रहा है, लेकिन अभी की जब हमने कहा कि कोई वेरीफाइड किस्म के वेरीफाइबल जो है कोई सबूत दें तो नहीं दे सके। और हमने कहा कि फिर आप सिर्फ बगैर सबूतों की जंग की तरफ जा रहे हैं और वो भी 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं आप। तो अब ये बिल्कुल जो है ये बात सही है कि जब आप इस किस्म की एक हिस्टेरिया, एक वॉर मॉन्गरिंग इस तरह की करते हैं, तो उससे फिर एक वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ऑलमोस्ट बन जाती है। पीछे से बाद में फिर एक्सपेक्टेशंस आप इतनी ज्यादा बढ़ा लेते हैं अपनी जो है मुल्क में कि फिर आप वो कुछ ना कुछ एक्शन दिखाना पड़ता है, क्योंकि मोदी ने तो अपना पर्सोना भी इस तरह का बनाया हुआ है ना कि वो 56 इंच 56 इंच की छाती और वो जो है ना कि बहुत ही एक वो बेबाक और स्ट्रॉन्ग लीडर है। और फिर जाहिर है जो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान वो कार्ड हमेशा वो मोदी प्ले करते रहे इतने अच्छे तक, तो उसको भी फिर उनको सस्टेन करने के लिए तो ये बहुत ही खतरनाक है। मैं तो इसे एक गैम्बल कहूंगा। देखिए न्यूक्लियर पावर वो भी हैं, हम भी हैं, वो दुनिया की पहली बड़ी आबादी का मुल्क है, हम 5वें बड़े मुल्क हैं आबादी के हिसाब से, और ये जो हमारा खिता है ये दुनिया का 1/4 आबादी इसमें रहती है। तो इस किस्म की सिचुएशन में अगर आप एक मिलिट्री थ्रेट्स दे रहे हैं, वॉर के थ्रेट्स दे रहे हैं बेसिकली, तो वो अब खुद ही देखें कि अगर उसमें कोई पहल होती है। और फिर हमेशा कहा जाता है कि जब एक बार पहली गोली फायर हो जाती है वॉर में, वो तो जौहर भाई वो तो कहते हैं अभी जो ताज़ातरीन मैं इस्लामाबाद में हूँ, आमतौर पर तो कराची में करता हूँ और शायद कल या परसों तक मुजफ्फराबाद बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल रहा हूँ कि वहाँ फायरिंग का सिलसिला वैसे भी अमूमन जारी रहता था जब भी मैं उस ज़माने में गया हूँ। और अब तो दुरानी साहब ये कहते हैं, लेकिन एक बहरहाल आपने हमारा एक पैस मंज़र है, लेकिन मैं देख रहा था कि इंडिया ने, आपने देखा होगा कि जो वहाँ एक सेन एलिमेंट था, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे, सुहासिनी हैदर हों, करण थापर हों,
ये एक माहौल इन्होंने ऐसा क्रिएट किया कि पूरे मेन स्ट्रीम जो बैलेंस जर्नलिस्ट थे, जिनकी क्रेडिबिलिटी थी, उनको हटा दिया मोदी सरकार ने इन बड़े बड़े चैनलों से, और उन्होंने उन लोगों को जो माउथ पीस थे उनको वहाँ किया। खैर अभी तक हम थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत हम आइडियल कोई एंकर या होस्ट या कुछ हैं, लेकिन इंडिया का आप अगर लहजा देखें दुरानी साहब, वो तो बहुत ख़तरनाक है मीडिया का। इब्राहिम साहब, ये जो सारी सूरत हाल है इस वक्त इंडिया की, उसके एक एंगल, जो कई एंगल्स हैं जिससे देखा जा सकता है। देखें, एक तो मोदी को जो कुछ भी आप कहें, उसने इंडिया की बैकबोन जो थी, आइडियोलॉजिकल बैकबोन, वो थी उसका सेक्युलरिज्म, वो उसने उसको तोड़ दिया। हिंदुस्तान का जो ताकत का एक बहुत बड़ा मंबा था, वो उनका सेक्युलर अप्रोच और सेक्युलर इंक्लूसिव पैटर्न था, जिसको मोदी ने तोड़ दिया। अब तक मोदी ने जितने भी इकदाम उठाए हैं, अब कश्मीर के ऊपर 370 वाला जब हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान ने उसकी मुखालफत की थी और इंडिया ने उसको लगाया था, और वो उसके बावजूद कि पाकिस्तान ने जो यूएन रेजोल्यूशन के बावजूद वो जो 370 था, वो इंडिया को एक सर्टेन नहीं, लेकिन दुरानी साहब, मेरा ये ख्याल है कि जो आप कह रहे थे, और मैं हिलाली साहब आपसे पूछूंगा कि जो ये कह रहे थे सेकुलर, मेरा ख्याल में तो जवाहरलाल नेहरू जैसे एक बड़ी सहरंगेज शख्सियत थी, बड़े इंटरनेशनल फेम लीडर थे, लेकिन जब कश्मीर का मामला आया, वो शेख अब्दुल्ला ने अपनी किताब में लिखा है कि उन जैसा आखिर में वो कहने लगे कि कश्मीर तो मुझे इसलिए चाहिए कि मैं एक कश्मीरी पस मंज़र रखता हूँ। यानी जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत भी एक सेकुलर लिबरल डेमोक्रेटिक फेस खो चुकी थी कश्मीर के इशू पे, हिलाली साहब, और उसके बाद तो खैर मोदी आ गया, वो तो इंतहा है। जफर हिलाली साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बल्कि आपका कमेंट जो है वो इट्स अ वेरी एक्यूट डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल सही कहा। मोदी, ये नेहरू भी भूल गया फेबियन सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जब उस कश्मीर पे आया। कश्मीर वो अपने आप को कश्मीरी कहता था ना, इसलिए देखिए ये सब मगर बात असल ये है अलवी साहब कि इससे बड़ा फ्रॉड मोदी से तो कोई है ही नहीं ना। एक आदमी जो मुसलमान को, ही इज अ मुस्लिम हेटर, ये तो इसका करियर बढ़ता है, जितने मुसलमानों को ये मारता है। वो हिंदुस्तान की आजकल के जो इलेक्ट्रेट है, जो ये बिगेटेड इलेक्ट्रेट ऑफ द बीजेपी है, जिसमें ये देखिए क्या किया है इसने आज आरएसएस जिसने गांधी को मर्डर किया, उनके साथ पब्लिकली उनके लीडर को घर बुला के मिला है। जाहिर है हम क्या बातें किए होंगे कि यार जंग एक दफे शुरू होगा तो फिर खूब मारो या तुम निकालो, ये मुसलमानों को खत्म करो। और मुसलमानों का क्या रिएक्शन है? वो एक तो है वो घिसे पिट्टे ओवैसी की तरह, मगर उसके अलावा दूसरे मुसलमानों को पता है कि क्या हो रहा है, उनको पता है कि मोदी का प्लान क्या है। जितने मुसलमान का खून बहो उतना उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, और ये प्रूफ हो गया है, 2 दफे ये प्रूव हो गया है इंडियन इलेक्शंस में। तो ये सब लोगों को पता है हु इज डूइंग इट, व्हाई, और हु इज देयर सपोर्टर्स एंड व्हाई आल्सो। तो मेरे ख्याल में कि ये मोदी और पीस, मोदी और अमन बर्रे सगीर में साथ नहीं चल सकते। जौहर साहब, मैं जो अभी हिलाली साहब बात कह रहे थे, मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा था, लेकिन बहरहाल मैं ये तो है ना कि श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला जैसे उनकी पॉलिटिक्स से बड़ी इख्तलाफ की जाए, आज उनके पोते की गवर्नमेंट है, लेकिन उन्होंने भारत बरसों जेलों में गुजारे, और वो भी जवाहरलाल नेहरू के होते हुए भी उन्होंने वो वक्त जेल में गुजारा, और उसी वक्त भांडा फूट गया, ख़त्म हो गया था, मैंने जैसा कि जवाहरलाल के बारे था। लेकिन मैं ये एक बात कहूँगा कि अभी जब मैंने एक आज देखा कि बाकायदा लाल चौक पर खड़े हुए कश्मीरी ये कह रहे थे कि आपकी जो 7 लाख फ़ौजें ये क्या कर रही थी जब ये यहाँ पे जब 22 लोगों को मारा गया, 27 लोगों की हलाकत हुई। तो ये तो, लेकिन ये बात है कि वहाँ पर कश्मीरी बड़े ने जुरत तरीके से श्रीनगर में इस बात का इजहार कर रहे थे, और शायद अगर वो, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि अगर उन्होंने ये वाला बॉर्डर खोला, जिसका इम्कान ज़्यादा हमें लग रहा है, कंट्रोल लाइन वाला जो है, उसमें उन्हें वो सपोर्ट ना मिल सके
मकबूजा कश्मीर की तरफ? जौहर साहब। जी अमैसा हिलाली ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए अब सेकुलरिज्म तो खैर किसी वक्त का खत्म हो गया, ये हिंदुत्व का जो एक है इस वक्त सारा चल रहा है, एक अल्ट्रा नेशनलिज्म, तो उसमें इंडिया देखिए डेमोक्रेसी इंडेक्स पे वो भी कितना नीचे आ गया है। आपने प्रेस फ्रीडम वगैरह की बात की इंडिया में, उसमें उस मामले में भी जुडिशरी भी उनकी हर चीज में इंडिया अब ये वो इंडिया नहीं है जो जवाहरलाल नेहरू ने एनविजन किया था या उसके टाइम पे किसी हद तक था भी, हालांकि उस वक्त भी कॉन्ट्रडिक्शंस थी, लेकिन अब तो खैर बिल्कुल ही बदल गया है, जो एक फस्तायत की तरफ चला गया है। अब बिल्कुल जो आपने ये बात की है जो वहाँ पे ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो, तो उसमें सबसे पहली बात तो ये कि देखिए पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल क्लियरली और ये दुनिया को कहा है कि जी हम कहते हैं हम कि आप एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करवाएं इसकी, हम उसको ज्वाइन करेंगे, पूरी मदद देंगे उसमें, और उसके बाद ठीक है जब आता है एक जो उनका उसका जो वर्डिक्ट आएगा फिर उसके बाद बात करें। अभी तो ये है ना कि आपने एक इल्जाम लगा दिया और एक्यूजेशन है, वो तो एक्यूजेशन है जब तक वो इट्स नॉट सपोर्टेड बाय जो है ना। मुझे मैं जरा गुफ्तगू को समेटना चाह रहा हूँ दुरानी साहब, मैं इससे भी ये बात कही मैंने कि साबिक सदर जनरल मुशर्रफ तौर में हमें जम्मू और श्रीनगर जाने का हुआ था, उस ज़माने में जो सहाफ़ी आ जा रहे थे और वहाँ पर तो बड़े वोकल थे कश्मीरी जो है वो आज़ादी के सिलसिले में, बल्कि जो हम लोग जब वहाँ गए और जिस तरह जम्मू में और ख़ासतौर पर श्रीनगर उस यूनिवर्सिटी में भी हमें जाने का इत्तफाक़ हुआ, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये ऐसे करता है। और गालिबन ये वाला बॉर्डर जो लाहौर वाला भी अब उनके लिए हॉस्टाइल है, यानी कोई जो मशरक़ी पंजाब है, तो गालिबन इतना आसान नहीं होगा दुरानी साहब कि अगर लाहौर वाला बॉर्डर और मुजफ्फराबाद वाला बॉर्डर अगर वो खोलें तो उन्हें कोई सपोर्ट मिल सके मोदी सरकार को। दुरानी साहब देखिए सर, मैं तो दोबारा यही कहूंगा कि मोदी साहब, नेहरू का ये कमाल था कि आखिरी वक्त तक उसने अपनी मुनाफकत इंटैक्ट रखी। मोदी की ये मेहरबानी है कि उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है कि वो एक शिद्दत पसंद हिंदू है, और उसकी शिद्दत पसंदी का नतीजा है कि आज सिख, मुस्लिम्स, इवन क्रिश्चियंस, जितनी भी माइनॉरिटीज या नॉन हिंदूज इंडिया में हैं, वो इस वक्त अंदर से हिल चुके हैं। तीसरी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर ठीक है कि इंडियन जो इकोनॉमी है और इंडियन जो माइट है वो अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद पूरी 5 वेस्टर्न ममालिक की जो इंटेलिजेंस है उसने इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इनटू द टेररिज्म आउटसाइड इंडिया, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, उसके ऊपर उन्होंने उसको क्वेश्चन किया है। तो अगली बात जो वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि इंडिया के पास वो कौन सी ऐसी हमारे ऊपर एज है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान को सरनगू कर सकता है या नीचे दिखा सकता है। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, इकोनॉमी का हम मानते हैं कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, लेकिन अगर वॉर मशीन को असेस किया जाए तो दुनिया का कोई मुल्क ये कह दे कि कोई ऐसा एज है इंडिया के पास जिसकी बुनियाद पे कि वो पाकिस्तान का नाक मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़े अहम सवाल है। जैसे मैं अगर कंक्लूडिंग वर्ड हिलाली साहब आपसे पूछूं कि यानी इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको भी ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए और थोड़ी जो नेशनल कंसेंसस की हमें बड़ी ज़रूरत है। अच्छा वो पानी का मसला वो हल हो गया, वरना ऐसा लग रहा था कि सिंध पंजाब में बस पानी के मसले पे मुजाहरे हंगामे तो शुरू हो चुके थे, लेकिन इससे ज़्यादा भी करने की ज़रूरत है इस्लामाबाद हुकूमत को। मैं इस्लामाबाद में बैठ कर ये बड़ा आइजाना और तालिबाना अंदाज में कह रहा हूँ हिलाली साहब। देखिए एक तो अच्छा प्रोग्रेस तो इस लिहाज से तो हुआ है कि इमरान खान ने बड़े सेंसिबली उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो भी हो, हमारे जो भी डिफरेंसेस हो गवर्नमेंट के साथ और हम ये गवर्नमेंट को नहीं मानते ये वो, उन्होंने ये कह दिया है कि व्हेन इट कम्स टू वॉर हम इकट्ठे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ और मोदी के खिलाफ हम इकट्ठे लड़ेंगे। अच्छा होता अगर ये भी नहीं अच्छा होता कि और भी कुछ ऐसी चीजें होते, स्टेप्स होते हैं कि बताते कि हम ट्रूली यूनिफाइड हैं, मगर चलिए ये तो प्रोग्रेस तो है। तो मगर इंडिया शुड ऑल्सो एक लिहाज से हिंदुस्तान जब आएगा बीच में तो फिर आपको पता है हम जितने भी दुश्मनी जो भी है भूल के एक साथ खड़े होते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, और ये अभी भी मेरे ख्याल में हो गया है। हाँ अफसोस है कि और भी होना था, मगर जो है
इट्स बेटर, इट्स बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, इट्स बेटर देन नथिंग। जौहर साहब फॉरेन ऑफिस के आदमी है, मैं उनको इस तरफ लाना नहीं चाह रहा था, मैं चाहूँगा मैंने कहा बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। हिलाली साहब, हमारे जौहर सलीम साहब और मोहम्मद ज़रूरन साहब की आपने ऑब्जर्वेशन और गुफ्तगू सुनी, और हम आपने देखा कि हमारी कोशिश है कि एक बैलेंस्ड व्यूज़ हमारे चैनल के ज़रिए सारी दुनिया में और ख़ास तौर पर उस हिस्से में जाए। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस्लामाबाद स्टूडियो से इजाज़त हूँ।